प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार। पिछले वाले वीडियो में हमने भारतीय संस्कृति का विश्व संचार के बारे में पढ़ा था। आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत में नाविक शक्ति के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, आवागमन के लिए वाहन की सुविधा, वाहनों का आविष्कार ना होने के कारण प्राचीन समय में लोग आने जाने के लिए नावों का ही प्रयोग किया करते थे। समुद्र के रास्तों के द्वारा सुदूर देशों में जाया करते थे। तो इसीलिए अपने प्राचीन भारत के नाविक शक्ति के बारे में बात करते हैं कि उनके जहाजी बेड़े को कैसे बनाया करते थे, कैसे होते थे। सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले सिंधु नदी में, जैसे कि हमें पता है, बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ है और वो कहीं न कहीं नदियों के ऊपर ही हुआ है। तो ऐसा ही सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी में 6000, आज से लगभग 6000 वर्ष पहले चलने वाले जलयानों का वर्णन इतिहासकारों ने किया है, विद्वानों ने किया है। संस्कृत में नव शब्द जलयान के लिए प्रयोग किया जाता है। जलयानों को आज संस्कृत में आज भी नव के नाम से कहा जाता है और उस समय इस विद्या को, नाविक विद्या को, नवगति के नाम से जाना जाता था। प्राचीन पुस्तकों के आधार पर यह भी हमें पता चला है कि कोलंबस के पैदा होने के 1000 वर्ष पूर्व, कोलंबस के जन्म से 1000 वर्ष पहले भारत में जो जलयान बनाए जाते थे वो बड़े ही शक्तिशाली जलयान बनाए जाते थे, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जैसे बड़े अथाह महासागर को तूफानों में बड़ी आसानी से पार कर जाया करते थे और 1000 यात्री का वजन लेकर के और उस बड़े अथाह सागर में तूफानों से लड़ते हुए वो सुदूर प्रदेशों में चले जाया करते थे। इसी प्रकार के, इसी तरह के एक जहाज में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक फाहियान दक्षिणी भारत से चीन को गया था। ऐसा उसने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है। फाहियान ने बताया था कि जब वह चीन को गया था तो वह दक्षिणी भारत से इसी प्रकार के एक बड़े जहाज के माध्यम से गया था। वह लंका से जावा को गया और फिर जावा से चीन को गया। आगे हम बात करते हैं, लोथल सभ्यता लगभग हड़प्पा सभ्यता के काल से 24,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। यहाँ विकसित बंदरगाह थे लोथल सभ्यता में। उत्खनन से हमें प्राप्त हुआ है लोथल बंदरगाह के बारे में विशेष जानकारी मिली है कि लोथल बंदरगाह विशेष तकनीक से बनाया गया था। मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से अगर व्यापार करना होता था तो इसी बंदरगाह से किया जाता था, लोथल बंदरगाह से।
यह जो था 756 फीट लंबे व 126 फीट चौड़े, 60 से 75 टन मालवाहक जहाज सीधे घाट तक पहुंच जाते थे, बिना रुकावट के वहां चले जाते थे। इसके लिए पूर्व से पश्चिम 1400 फीट लंबी दीवार थी, ताकि भारत के समय जहाज़ों के लिए पर्याप्त गहराई तक पानी बना रहे। जहाज़ों के चलने के लिए, पानी रोकने के लिए ये बड़ी बड़ी दीवार बनाई जाती थी, ताकि पानी जहाज़ों के चलने के लिए बना रहे, वहाँ रुका रहे। वहाँ पर जलपोत निर्माण व छोटी नौकाएं बनाने की भी कार्यशाला थी। पश्चिमी तट पर सोपारा व भृगु कच्छ भी ये दो प्रसिद्ध बंदरगाह थे। प्रथम शताब्दी में पेरिप्लस में चोल, दभोल में राजपुर, मालवन, गोवा, कोट्टायम, कोणार्क, मछलीपट्टनम एवं कावेरीपट्टनम के बंदरगाहों का भी हमें उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस में इन आदि बंदरगाहों के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। अरब सागर का प्राचीन नाम रत्नाकर व बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम महोदधि था। जातक में 10 यात्रियों को ले जाने वाले जलपोतों का भी हमें वर्णन मिलता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की अनेक मोहरों, पात्रों पर जलपोतों के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। सांची व बरहुत शिल्प में चप्पू वाले पोत व केबिन वाली नौकाओं के साक्ष्य, उनके प्रमाण हमें आज भी मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि धार के राजा भोज, उन्होंने पुस्तक लिखी थी। उनकी पुस्तक थी युक्ति कल्पतरु। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक में भी नौका निर्माण एवं अनेक प्रकार की नौकाएं बनाने का उल्लेख हमें मिलता है। दिशा ज्ञान के लिए भी भारतीय नाविकों द्वारा लौह मत्स्य यंत्र का प्रयोग करने का उल्लेख भी हमें कुछ अरब यात्रियों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में मिलता है कि भारतीय नाविकों ने लौह मत्स्य यंत्र बना रखा था, जिससे उनको दिशा का पता चलता था। मैग्स्थनीज ने 9 दलों के नौका संगठन का भी उल्लेख किया है। 9 दल नौका संगठन के बारे में मैग्स्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है। नौकाओं का समूह जब सागर में चलता था तो नौका अध्यक्ष उस समूह का प्रमुख अधिकारी माना जाता था। प्रत्येक नौका के प्रमुख को कर्णधार का महासारथ या कर्णधार कहा जाता था। जो प्रत्येक नाव के अंदर जो प्रमुख होता था, नाव का मुखिया, उसको कर्णधार या महासारथ के नाम से जाना जाता था। उसकी पहचान थी, नाम ये महासारथ। पतवार संभालने वाला, जो नाव की पतवार को संभाला करता था,
उसको नियामक कहा जाता था। जल पोत के प्रबंध के लिए स्वतंत्र अधिकारी रहते थे, जिन्हें दत्तर रशीम ग्राहक के नाम से वो जानते थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने प्राचीन भारत की नाविक शक्ति के बारे में पढ़ा कि प्राचीन भारत के लोग सुदूर देशों में आने जाने के लिए किसका प्रयोग किया करते थे, कैसी नावें बनाया करते थे, कितनी नावों का संगठन वो बनाया करते थे। इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि भारत देश में, प्राचीन भारत में इतने बड़े बड़े जलयान बनाए जाते थे जो लगभग 1000 यात्रियों को बिठाकर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जैसे बड़े बड़े समुद्रों को तूफानों में, तेज हवाओं में, तेज लहरों में बड़ी आसानी से पार कर जाया करते थे। ऐसा फाहियान के द्वारा भी बताया गया है। उसने भी अपने यात्रा वर्णन में लिखा है। इसी प्रकार के एक जलयान में वो भी दक्षिणी भारत से चीन को गया था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे के वीडियो में आपको इससे आगे और भी अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।